मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी इंस्टीट्यूट का आपसे आवेदन करता हूँ। मैं इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की वीडियो बनाई थी 2 भाग में, और आज कल मैंने अपलोड किया है। एक भाग आज सुबह मॉर्निंग में किया है और एक भाग आपका कल सुबह होगा, ठीक है। उसके बाद में शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश था उसकी पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान से पहले जो अयोग्य पुत्र होता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, उसको उत्तराधिकार बना देते हैं कहाँ पर? लाहौर में। और उत्तराधिकार दिल्ली में भी बना देते हैं उसको। तो दिल्ली में उत्तराधिकार बनाने के बाद में, और बनाता कौन है? जो अमीर होते हैं, जो 40 दादा जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्कानी चहलगानी या 40 सरदार जो अमीर होते थे उसका संगठन या उसका स्थापना कौन करता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो वही अमीर आगे जाकर काफ़ी विवाद होता है, क्योंकि उन्हीं अमीरों की ही चलती है। जो 40 दल के अक्तादार थे जो उस प्रशासन को और उस क्षेत्र को संभालते थे। तो पहले कंट्रोल किसके में रहते थे? वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कंट्रोल में रहते थे। जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पहले रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है? रजिया सुल्तान को। और वो कब करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान को जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश कब उत्तराधिकारी बनाता है? तो जब एक अभियान होता है ग्वालियर का अभियान, तो ग्वालियर के अभियान में 1231 में, ठीक है। कब? 1231 में, 1231 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान, ठीक है। 1231 ईस्वी में ग्वालियर का जो अभियान होता है, तो ग्वालियर के अभियान के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो ग्वालियर अभियान के दिए जाता है, तो उस समय अपनी जो जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी को सौंप देता है रजिया को सौंप देता है, जो इसकी पुत्री थी। किसको? रजिया सुल्ताना को, जो इसकी पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रजिया सुल्तान को कब उत्तराधिकारी घोषित किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने? तो कब किया था? और ये भी पूछा जाता है किस आक्रमण या किस अभियान के बाद? क्योंकि जो ग्वालियर अभियान होता है 1231 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, इस अभियान का जाने से पहले क्या करता है कि ये रजिया सुल्तान को प्रशासन अधिकारी या प्रशासन का जो प्रशासनिक दायित्व उनको सौंप देता है रजिया सुल्तान को। उसके बाद में रजिया सुल्तान को सौंपने के बाद में जो 1231 में जो 6 महीने के बाद ग्वालियर अभियान के बाद आता है, तो वहाँ का प्रशासन और वहाँ का जो नियम है उसे प्रभावित होकर, क्योंकि रजिया सुल्तान शासन चलाती है, क्योंकि ये तो चला जाता है। क्योंकि जब कोई राजा कहीं जाता है तो पहले वहाँ का एक मेन आदमी छोड़ा जाता है। क्यों इसलिए छोड़ा जाता है? क्योंकि कोई अलग साम्राज्य या कोई देश उस पर आक्रमण नहीं कर दे। तो ये अभियान की जाता है, क्योंकि अभियान ये 6 महीने का अभियान होता है। क्योंकि जब 1231 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश इस अभियान में जाता है ग्वालियर अभियान में, तो ये 6 महीने के बाद में आता है इस अभियान से। जब 6 महीने के बाद में आता है, और उससे पहले ये अभियान से जो जाता है, जाने से पहले ही रजिया सुल्तान को प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन का दायित्व सौंप देता है रजिया सुल्तान को। जब 6 महीने के बाद आता है, तो जब ये, ठीक है, ध्यान रखना, जब 6 महीने के बाद आता है ग्वालियर अभियान से, उसके बाद में वहाँ का प्रशासन अच्छा देखकर उसे प्रभावित होता है रजिया सुल्तान से, जो उसकी पुत्री थी। तो जब ये उत्तराधिकारी, ठीक है, जब ये उत्तराधिकारी किसको घोषित करता है? रजिया सुल्ताना को। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो, कि इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि किस अभियान के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है। तो अभियान कौन सा था? 1231 ग्वालियर अभियान, ठीक है, के बाद में, क्योंकि पहले नहीं। जब वहां से 6 महीने के बाद आ जाता है, जब उत्तराधिकारी घोषित करता है, वहां का प्रशासन अच्छा और बर्ताव वहाँ के लोगों से
पूछ के, और मतलब जो भी है प्रवाहित जब भी होता है जब वहाँ के लोग अच्छा बताते हैं, राजे सामने किसी की तारीफ करते हैं, तो ये वहाँ से रजिया का प्रशासन देखकर प्रभावित होता है। तो जब उसके बाद में ये उत्तराधिकारी घोषित करता है, और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद में क्या होता है, उन्हीं दौरान ही कुछ दिन उन्हीं के दौरान ही अंतिम युद्ध होता है किसका, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। जो अंतिम युद्ध होता है वो होता है आपका सिंध के निकट एक स्थित पहाड़ी राज्य था बामियान। ठीक है, बामियान में ये अंतिम युद्ध लड़ता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और अंतिम युद्ध लड़ने के बाद में 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। क्या 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। जबकि उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और इस उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद में यहाँ एक इसका जो वजीर रहता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का वजीर रहता है मोहम्मद जुनैदी इसका विरोध करता है। कौन करता है, मोहम्मद जुनैदी इसका विरोध करता है, जो 40 दल का ही एक अमीर होता है, तो इसका विरोध करता है। और उसी में ही एक गुलाम होता है जो 40 दल के ही में शामिल होता है, बलबन, वो इसका समर्थन करता है इल्तुतमिश का। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रजिया सुल्तान से पहले भी इससे सुल्तान बन जाती है गुलाम वंश में, से पहले भी इसका जो प्रोसेस क्या था, क्योंकि ये पहले ही उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश जीवित रहता है उससे पहले ही तो उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और घोषित करने के बाद में 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में एक अभियान होता है सिंध के निकट पहाड़ी में बामियान में। कहाँ पर, बामियान में विद्रोह के शासक होता है सैफुद्दीन हसन कालो के विरोध किया जाता है। और इसी अभियान के बाद में ही ये बीमार हो जाता है, कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और 1231 में अभियान होता है ग्वालियर अभियान, इसमें उत्तराधिकारी घोषित कर देता है रजिया सुल्तान को। उसके बाद में जब अभियान 1231 के बाद में, तो 1234 1235 और 36 में इसका अंतिम अभियान होता है, जो आपका सिंध के निकट स्थित पहाड़ी राज्य है बामियान पर होता है। और उसे अभियान में ही ये बीमार हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है 29 अप्रैल 1236 को। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि 40 दल था, जो तुर्कानी चहलगानी, जिसका नाम है तुर्कानी चहलगानी या 40 सरदारों का एक दल होता था, जो जिसकी स्थापना करी थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। तो मृत्यु के बाद में उसका दायित्व और एक महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। तो बढ़ने के बाद में वो पहले से ही वो जो दल था ये रजिया सुल्तान का विरोधी था। ठीक है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी बना था सबसे पहले उसी दल ने विरोध किया था। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि इसका एक अयोग्य पुत्र होता है। ठीक है, इसका एक अयोग्य पुत्र होता है। तो वो अयोग्य पुत्र को वहाँ की जो दल है, जो अमीर दल है, जो सरदार तुर्कानी चहलगानी जो दल अमीर हैं, वो 40 सरदार हैं, वो इसका एक अयोग्य पुत्र होता है, किसका, इल्तुतमिश का। उसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देते हैं। किसके सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देते हैं। और वो अयोग्य पुत्र होता है जिसका जो नाम होता है उसी का ही नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या होता है, रुकनुद्दीन फिरोज, उसका जो नाम होता है अयोग्य पुत्र। अयोग्य पुत्र होता है, ये किसका पुत्र होता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। ये है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, क्या नाम होता है, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को जो 40 दल तुर्कानी चहलगानी अमीर होते हैं, ये किसको वहां का सुल्तान बना देते हैं, ये अयोग्य पुत्र होता है इल्तुतमिश का, रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देते हैं। और ये अयोग्य पुत्र होता है कि इसको कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको इतिहासकार ने अयोग्य पुत्र बोला है, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी खराब थी, ये हर समय शराब में और नशे में रह जाता है। इसको कोई मतलब नहीं था कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ,
तो मैं इतनी बड़ी पद है या है, उसके बाद में इसका कोई नहीं था। तो इसका जो प्रयोग, इसका जो उपयोग, जो मतलब इसका जो फायदा उठाती है, इसकी माँ थी, ठीक है, जिसका माँ का नाम था साहे तुर्कान। इसकी माता थी साहे तुर्कान। किसकी माता? रुकनुद्दीन फिरोज की। रुकनुद्दीन फिरोज की माता रहती है साहे तुर्कान। ये साहे तुर्कान कौन थी? साहे तुर्कान भी जो दिल्ली सल्तनत काल था, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, तो उसके ये दासों में से थे, क्योंकि ये दासी थी, ठीक है। कौन? ये दासी थी साहे तुर्कान। तो दासी के बाद में दासी रहती है, जब इसका पुत्र बन जाता है, राजगद्दी पर बैठा देते हैं दिल्ली की पे, जो तुर्कानी चहलगानी या 40 सरदार के जो अमीर हैं, उनकी बातचीत करने के बाद में तो इस गद्दी पर बैठा देते हैं। तो ये पहले राजनीति में कोई इसका इतना महत्व नहीं था, नहीं राजनीति में ये भाग लेती थी। जब ये इसका पुत्र दिल्ली की इस गद्दी पर बैठ जाता है, तो ये राजनीति में सक्रिय हो जाती है। कौन? माता जो इसकी थी, रुकनुद्दीन फिरोज की माता साहे तुर्कानी, सक्रिय हो जाती है और राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगती है। और इतिहासकार बताते हैं इतनी षड्यंत्रकारी थी, इतनी षड्यंत्रकारी थी, इतनी खतरनाक थी कि इसने क्या सोचा कि जिस प्रकार मेरे बेटे को 40 तुर्कानी चहलगानी के जो 40 सरदार हैं, उन्होंने मेरे बेटे को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया है, और सबसे पहले उन्हीं को ही मैं समाप्त करूंगी, ठीक है। तो इसका ये था कि जो 40 सरदार, क्योंकि सरदार उस टाइम पे इनका इतना महत्व बढ़ गया था, क्योंकि जो जैसे ये कहते थे, जो अमीर, ये 40 अमीर सरदार या तुर्कानी चहलगानी जो दल था, जो ये लोग कहते थे, वही तो सुल्तान बनता था और वही सेनापति बनता था, वही वजीर बनता था, क्योंकि उनके अनुसार ही ये शासन, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद ही इनका काफी प्रभाव पड़ा दिल्ली सल्तनत पे, और प्रभाव पड़ने के बाद में, क्योंकि ये जो एक पुतला के समान, ठीक है, जो अय्यूब पुत्र आकर को इन सरदारों को अय्यूब पुत्र क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि ये लोग अय्यूब इसलिए इसको घोषित करा दिल्ली सरदार, क्योंकि इसके द्वारा हम कुछ शासन करेंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे। उनको का कारण क्या था कि उनमें से कोई ना कोई पर आगे चलकर इसी सरदारों में से पर आगे चलकर गुलाम वंश का एक बलबन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है आगे चलकर, उसी में से ही। तो ये विरोध तो इसका ये इसलिए क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान काफी बुद्धिमान थी, दिमागदार थी, और उसने पहले भी दिल्ली सल्तनत के अधीन और अपने पिता के अधीन में प्रशासन का देखभाल किया था, तो वो चालाक थी। इसलिए ये लोग जो 40 जो तुर्कानी चहलगानी, ये नहीं चाहते थे कि ये रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने अयोग्य पुत्र को चुना, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का था, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज की जो माता थी साहे तुर्कानी थी, जब ये गद्दी पे बैठा, तो इसका जो पूरा केंद्रीय जो प्रशासन है, किसका? रुकनुद्दीन फिरोज का, उसने किसने कर लिया अपने अधीन? साहे तुर्कान ने। जब ये राजगद्दी पर बैठा, दिल्ली की सल्तनत काल पर राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी के बाद में ही इसका जितना भी केंद्रीय जितना भी इसका शासन का और शासक का जितना भी क्षेत्रीय और जितना भी सैनिक या वजीर जो भी है, जो भी XYZ जो उसका क्षेत्र का जितने भी सेनापति थे, वजीर थे, काजी थे, न्याय व्यवस्था थे, वो किसके अधीन हो गए? वो साहे तुर्कान है, क्योंकि साहे तुर्कान ने सभी, ये मात्र एक नाम मात्र का सुल्तान था, और जो जिसके नाम मात्र का सुल्तान था रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन मात्र नाम का ही सुल्तान था जो दिल्ली के सिंहासन में बैठा था, तो इसका जो फायदा उठाया इसकी माता ने, जिसका नाम था साहे तुर्कान, क्योंकि साहे तुर्कान ने ही सभी अधिकार किसको मिल गए? इसके थ्रू साहे तुर्कान को, जो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। तो इसने षड्यंत्र चलाया, और षड्यंत्र इतना चलाया क्योंकि ये षड्यंत्रकारी इतनी, इतिहासकार बताते हैं कि षड्यंत्रकारी इतनी थी कि इसका सबसे पहला महत्व था कि जो 40 तुर्कानी चहलगानी और 40 सरदारों संगठन है, जिससे के द्वारा मेरा बेटा दिल्ली के सिंहासन गद्दी पर बैठा है, पहले उसको समाप्त करना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। इसने जो षड्यंत्र रचना चालू करा, तो वहाँ के अमीरों को पता पड़ गया, कहाँ के? जो आपके रुकनुद्दीन फिरोज को, जिन अमीरों ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया था, जब इसको पता पड़ गया तो वहां पे विद्रोह चालू हो गया।
विद्रोह चालू होने के बाद में, ठीक है, विद्रोह चालू होने के बाद में जब ये सेना लेकर रुकनुद्दीन फिरोज जाता है उस विद्रोह को दबाने के लिए, तो इसी का ही फायदा उठाकर रजिया सुल्तान जो दिल्ली के नागरिक थे उनके सामने प्रस्तुत होती है, और वो अपने कपड़े, जो एक नियम था, उस नियम में क्या था कि एक प्रतीक होता था लाल वस्त्र धारण करके, ठीक है, क्योंकि जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का एक नियम था कि उसके दरबार में लाल कपड़ा पहनकर जाने से न्याय, और उसके दरबार के बाहर ही 2 शेर होते थे, 2 शेरों में घंटी बंधी होती थी, और घंटी बंधने के बाद में उन घंटी को बजाते थे, और बजाने के बाद में वहां पे जाके दरबार में फरियाद कोई भी कर सकता था, आम भी, सेना कोई भी अधिकारी या आम लोग भी कर सकते थे। तो इसी प्रकार जब इसको पता पड़ा रजिया सुल्तान को कि अमीरों ने विद्रोह कर दिया है, विद्रोह को दबाने के लिए इसकी जो राजमाता थी, जो राजमाता ने शाह तुर्कान ने अपना पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दबाने के लिए भेज दिया है। तो भेजने के बाद में इसका फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया, क्योंकि रजिया सुल्तान दिल्ली दरबार में पहुंची और वहाँ के लोगों से अपना जो लाल वस्त्र पहनकर, ठीक है, वहाँ के लोगों से लाल वस्त्र पहनने के बाद में वहाँ से सहायता मांगी, और सहायता मांगने के बाद में वहाँ के लोगों ने दिल्ली में वहाँ के नागरिक ने किसकी सहायता करी? रजिया सुल्तान की सहायता करी। और रजिया सुल्तान की सहायता करने के बाद में रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करने के बाद में जब किसका शासन आता है? रजिया सुल्तान का, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में। अब ये ऐसे बनते, इसलिए मैं आपको ये बताया। तो इसका शासन हो गया किसका? 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज का, और जिसका रुकनुद्दीन फिरोज का उसकी एक माता थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। उस शाह तुर्कान के अधिकार में ही सारे दायित्व थे, ठीक है। नाम मात्र का एक शासक था रुकनुद्दीन फिरोज। तो उसके बाद में जब इसकी हत्या हो जाती है, हत्या के बाद में जब रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठती है, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन बैठती है किसके सहयोग से? दिल्ली में नागरिक थे, जो दिल्ली के लोगों के द्वारा ये सिंहासन बैठती है। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश में कितने दिन तक शासन करती है? ये 3 बार 6 महीने 6 दिन, कितने? 3 बार 6 महीने 6 दिन शासन किया था इसने दिल्ली पर, जो गुलाम वंश की शासिका थी, 1236 ईस्वी से 1240 तक। अब देखें इसको, यह जनता द्वारा निर्वाचित पहली महिला, क्योंकि जनता ने चुना था, क्योंकि जनता के समक्ष दिल्ली में जाती है लाल वस्त्र पहनकर, धारण कर, और वहां पर गुहार लगाती है कि मैं पहले उत्तराधिकारी मैं थी और मेरा प्रशासन, क्योंकि उस टाइम पे जब क्या होता था, मैंने बताया कि ग्वालियर अभियान था 1231 में जो इल्तुतमिश में किया था, तो उसमें जो प्रशासन का जो दायित्व दे दिया था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दे दिया था, और वहाँ का देखभाल और प्रशासन अच्छा था, वहाँ के लोग इसको अच्छा बताते। जब तो वो प्रभावित हुआ था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जब तो उसने उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? रजिया सुल्तान को। और उससे पहले जो चेष्ट पुत्र भी था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा अयुब पुत्र है, ये हर समय शराब पीता है और इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं उसने कोई किसी उसके अभियानों में सहायता करी, नहीं इतना राजस्व नहीं था। तो इसलिए क्या होता है कि वो उसको पुत्र को उत्तराधिकारी इसलिए ही नहीं चुनता, और इसी पुत्र को अधिकारी नहीं चुनता तो ये इसको चुन देते। कारण क्या था कि एक ये औरत थी, ठीक, औरत ये अमीर लोग थे जो तुर्कानी चहलगानी 40 सरदार थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई भी औरत इस राजगद्दी पर बैठे, हम औरत के अधीन काम करें, कोई नहीं चाहता था। क्योंकि पहली बार ऐसा था कि किसी भी जैसे पहली बार ऐसा था कि किसी औरत को सुल्तान का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये इसलिए इन्होंने विरोध चालू करा, विरोध आगे तो चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह जनता द्वारा निर्वाचित पहली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनता द्वारा निर्वाचित पहली शासिका कौन थी? तो किसका नाम आता है? रजिया सुल्ताना का। और उसके बाद में आखिरी
सल्तनत कालीन शासिका थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है, इसी दो क्वेश्चन बनते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित महिला, ठीक है, महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली के सिंहासन बैठी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी सल्तनत कालीन शासिका कौन थी? आखिरी सल्तनत शासिका कौन थी? क्योंकि जब गुलाम वंश रहता है, 11 वंश रहते हैं, गुलाम वंश में 11 शासक करते हैं, और उसमें 11 शासक में से भी पहले मात्र एक महिला रहती है, रजिया सुल्ताना। तो ये पूछ जाता है कि क्योंकि पहले क्या था कि युद्ध के माध्यम से या किसी उत्तराधिकारी को पहले घोषित कर देते थे, जब वो सुल्तान बनता था, जो राजगद्दी पर बैठता था दिल्ली के में, उससे पहले लाहौर की राजधानी तो लाहौर से होता था, उसके बाद में दिल्ली से, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने प्रथम शासक था जो दिल्ली की राजधानी बनाया और दिल्ली से शासन चालू किया। तो उसी प्रकार ये पहली, क्योंकि जनता के द्वारा कोई निर्वाचन नहीं होता था, जो युद्ध लड़ता था और जिसको हराता था, जिसमें जो ज्यादा शक्तिशाली होता था, तो उसके माध्यम से सुल्तान बनता था। एक सिंपल जो पीछे से चलती आई है। ठीक है, तो ये जनता द्वारा निर्वाचित पहली महिला और आखिरी संघ का शासिका थी। इसका जो शासन था किया था 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन शासक किया था। ठीक, उसके बाद में इसका विरोधी था। तो विरोधी जब भी था, क्योंकि जब 1231 ईस्वी में ग्वालियर अभियान हुआ था, तो उत्तराधिकारी अभियान होने के 6 महीने के बाद में जब ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली आता है, तो तुरंत इसका प्रशासन से प्रभावित होकर रजिया सुल्ताना से की, तो ये तुरंत ही क्या कहता है कि मेरे मरने के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगी? रजिया सुल्ताना। तो उसी टाइम पे ये विरोध करता है कौन? जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का वजीर होता है, वजीर का नाम है मोहम्मद जुनैदी। इसमें क्वेश्चन आता है कि जब उत्तराधिकारी घोषित करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो उस समय कौन विरोध करता है? ठीक है, तो कौन विरोध करता है? जो उसका वजीर रहता है मोहम्मद जुनैदी। कौन विरोध करता है? मोहम्मद जुनैदी। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उत्तराधिकारी या ये विरोधी आगे भी विरोधी करता है, आगे भी ये विरोध करता है, और आगे विरोध करने के बाद में फिर कबीर खान भी विरोधी हो जाता है, मोहम्मद जुनैदी भी विरोध हो जाता है, उसके बाद में इख्तियारुद्दीन ऐतकिन भी विरोध हो जाता है रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो सबसे पहले जब विरोध होता है, और विरोध कौन करता है? सबसे पहले 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर अभियान होता है, तो वजीर रहता है किसका? इल्तुतमिश का वजीर रहता है मोहम्मद जुनैदी। मोहम्मद जुनैदी विरोध करता है, और इसका समर्थन कौन करता है? जब उत्तराधिकारी बना था शमसुद्दीन में बलबन, और बलबन वही बलबन है जो 40 सरदारों के अंतर्गत आता है, और आगे चलकर वो शासन भी करता है। ठीक है, तो इसका विरोध करता है। विरोध करने के बाद में जब इसको लगता है कि रजिया सुल्तान, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद में गद्दी पर कौन बैठ जाती है? रजिया सुल्तान बैठ जाती है। रजिया सुल्तान बैठने के बाद में जब भी फिर ये विरोध करता है, तो विरोध करने के बाद में उस षड्यंत्र को, तो रजिया सुल्ताना इतनी मतलब बुद्धिमान और शक्तिशाली होती है, अति विद्वान होती है कि ये क्या करती है, जितने भी अमीर लोग थे, ठीक है, धन से और अपने धन से या किसी पद देने के बाद में ये उन दल में आपस में फूट डाल देती है कि दल में ये 40 दल जो तुर्कानी चहलगानी जो अमीर थे, क्योंकि उस टाइम पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद में 29 अप्रैल 1236 में, तो उसका सबसे ज्यादा दायित्व किसका बढ़ जाता है? सबसे ज्यादा दायित्व बढ़ जाता है जो 40 दल था, क्योंकि 40 दल इतना शक्तिशाली था, क्योंकि जितने भी अभियान हुए 40 दल के माध्यम से ही अभियान जीतता था। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश खुद भी शक्तिशाली था। तो मरने के बाद में ये इनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। महत्व ज़्यादा बढ़ने के बाद जब तो ये रजिया सुल्ताना को नहीं बनाकर दिल्ली गद्दी पर किसको अयोग्य बना देता? रुकनुद्दीन फिरोज को। और रुकनुद्दीन फिरोज जो माता थी शाह तुर्कान, वो षड्यंत्रकारी थी। उसने राजमाता होने के बाद में सारे अपने जो रुकनुद्दीन फिरोज के जो जितने अधिकार थे वो अपने हाथ में हथिया लिए, जिससे वो प्रशासन करने लगे वहाँ से। तो उस समय क्या होता है कि जब रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठ जाती है, तो इसको पता था कि पहले से ही जो वजीर था किसका? शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, मोहम्मद जुनैदी, वो विरोध करेगा। तो इसने क्या षड्यंत्र किया कि जितने भी अमीर लोग थे, किसी को धन देकर या किसी को पद देकर, तो इसने उन आपस में फूट डाल दी। किसने? रजिया सुल्तान ने। क्योंकि रजिया सुल्तान भी काफी बुद्धिमानी शासिका थी,
तो इसने सबसे पहले उन अमीरों में फूट डाली, ठीक है। और अमीर में फूट डालने के बाद में जो विरोध हो रहा था उस विरोध का दमन कर दिया रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान ने विरोध करने के बाद में जो विरोधी था वजीर मोहम्मद जुनैदी था, रजिया के भय से कहाँ भाग गया, सिरमौर, ठीक है। कहाँ भाग गया ये रजिया सुल्तान से, क्योंकि आपस में फूट डाल दे, क्योंकि फूट डालने के बाद में इनको आपस में भय हो गया कि आपस में जो सरदार थे वो मेरे को मारेगा, दूसरा सरदार मेरे को मारेगा। कोई फूट डालने के बाद में या तो फूट डालने के बाद में क्या होता है, किसी चीज फूट डालने के बाद में ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहूं, तो इसको भय हो गया था कि मेरी कहीं हत्या नहीं हो जाए, इसलिए ये कहाँ भाग गया रजिया सुल्तान, सिरमौर की पहाड़ियों, जो सिरमौर की पहाड़ियां थी कहाँ थी, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र था, ठीक है। वहां ये चला जाता है कौन, मोहम्मद जुनैदी। उसके बाद में मोहम्मद जुनैदी के बाद में फिर वजीर पद कौन, रजिया सुल्तान वजीर पद किसको देती है, ख्वाजा मुजाहिदुद्दीन को नियुक्त करती है। किसको, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन किसको नियुक्त करती है, क्योंकि वजीर कौन रहता है, मोहम्मद जुनैदी करता है। मोहम्मद जुनैदी डर के मारे भाग जाता है रजिया की, और वो सिरमौर की पहाड़ियों की जो पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है उसमें भागने के बाद में चला जाता है। चलने के बाद में फिर वजीर पद खाली हो जाता है, तो रजिया सुल्ताना किसको बनाती है वजीर, वो वजीर पद किसको नियुक्त करती है, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को नियुक्त करती है। उसके बाद में अमीर हाजिब, ठीक, अमीर हाजिब या बारबक दरबारी। अमीर हाजिब क्या होता था, ये शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। अमीर हाजिब, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर हाजिब क्या होता था, तो अमीर हाजिब एक ऐसा पद था जो दरबार में शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता था। जो दरबार में शिष्टाचार जो बनेगा, जो एक प्रारूप बनेगा शिष्टाचार के माध्यम से, तो वो दरबार में इसे नियुक्त करने के लिए उस पद को क्या नाम दिया गया, अमीर हाजिब या बारबक दरबारी। तो इसका वही पद खाली हो गया था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी जो पीछे बनाता ही, तो शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं, अमीर हाजिब। और अमीर हाजिब किसको बनाया था, ये भी कुछ नहीं था, अमीर हाजिब किसको बनाया था, इख्तियारुद्दीन ऐदगिल, ठीक है। किसको बनाया था, अमीर हाजिब इख्तियारुद्दीन ऐदगिल। और वजीर किसको बनाया था, वजीर, पहले वजीर कौन था, वजीर मोहम्मद जुनैदी था। और वजीर किसको बनाया था सल्तनत ने, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को वजीर बनाया। और अमीर हाजिब किसको बनाया, इख्तियारुद्दीन ऐदगिल को बनाया, नियुक्त किया, ठीक। उसके बाद में कबीर खान लाहौर का गवर्नर बनाया गया। किसको, कबीर खान को लाहौर गवर्नर बनाया गया। आख्ता मतलब सूबा को गवर्नर बनाया गया। उसके बाद में अल्तुनिया को भटिंडा गवर्नर बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्ताना ने कबीर खान को कहाँ का गवर्नर बनाया था, तो कहाँ, या आख्ता बनाया था या आख्ता नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ बनाया था, लाहौर में। फिर ये नहीं पूछ के ये भी पूछ लेता है कि अल्तुनिया को कहाँ गवर्नर बनाया था रजिया सुल्तान ने, तो कहाँ का, भटिंडा ने, ठीक है। कबीर खान को कहाँ का बनाया था, लाहौर गवर्नर बनाया था। और अल्तुनिया को कहाँ का गवर्नर बनाया था, भटिंडा गवर्नर बनाया था। उसके बाद में अमीर हाजिब किसको बनाया था, इख्तियारुद्दीन ऐदगिल को। वजीर किसको बनाया था, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को नियुक्त किया था, ठीक है। इसका विरोधी कौन हुआ था, सबसे ज्यादा विरोधी, जो पहले भी 1231 में विरोध किया था। उसके बाद में विरोध सबसे पहले किसने किया था, वजीर मोहम्मद जुनैदी ने। और एक बात और, आगे चलकर जो शासन चालू हो जाता है रजिया सुल्ताना का, तो आगे चलकर ये सभी विरोधी हो जाते हैं। कौन, एक तो हो जाता है कबीर खान विरोधी हो जाता है, जो लाहौर गवर्नर रहता है। उसके बाद में दुनिया को भी भटिंडा का जो गवर्नर रहता है ये विरोधी होता है। और ऑलरेडी पहले से विरोधी कौन रहता है, वजीर मोहम्मद जुनैदी। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे चलकर ये तीनों भी, फिर कौन भी तीन विरोधी हो जाते हैं, मोहम्मद जुनैदी विरोधी हो जाता है, कबीर खान भी विरोधी हो जाता है, अल्तुनिया भी विरोधी हो जाता है। तो पहले विरोधी कौन रहता है, वजीर मोहम्मद रहता है, जुनैदी रहता है। और उसके बाद में आगे चलकर ये कबीर खान और अल्तुनिया भी विरोधी हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विरोधी के मामले में, सबसे ज्यादा विरोधी के मामले में। और सबसे पहले विरोध जो किया था उत्तराधिकारी सुल्तान का, रजिया सुल्तान बनने से,
तो वो किसने किया था, उसके बाद में किस अभियान के बाद में उत्तराधिकारी बनाया था रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान ने क्या करा, अमीर या चाल तुर्कानी चलगाई धर्म के आपस में फूट डाल दे धन देकर, और आपस में विवाद करने के बाद में आपस में विवाद हो गया, विद्रोह हो गया, जिससे रजिया सुल्तान ने दबा दिया और आपस में मर और कटन लगे, जिससे कि जो वजीर था मोहम्मद जिन्नी ने विरोध किया था रजिया सुल्तान का, पहले से विरोध करता आ रहा था, वो रजिया सुल्तान के भय से डर के मारे सिरमौर की पहाड़ियों, पंजाब का जो उत्तरी क्षेत्र है उसकी ओर चला गया। उसके बाद में वजीर चेंज करा, वजीर दूसरा ख्वाजा माजूबुद्दीन को नियुक्त किया। उसके बाद में अमीर आजम का जो पद था, जो शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता था, उसको इख्तियारुद्दीन ऐदगिन को नियुक्त किया, और कबीर खां को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, और अतुनिया को बठिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। तो ये एक रजिया सुल्तान का शासन था जो गुलाम वंश में जो दिल्ली पर आगरदी पर बैठी थी, क्योंकि उससे पहले भी मैंने जो मुख्य मुख्य बातें थी कैसे बनी उससे पहले भी बनी थी। उसके बाद में अब ये जो बनाए थे पद अपने शासन में, तो ये किस किस के वजीर किसको बनाया, लाहौर गवर्नर किसको बनाया, बठिंडा गवर्नर किसको बनाया, उसके बाद में अमीर हाजिब किसको बनाया, तो ये मैंने आपके लिए बताया है। उसके बाद में जो पद दिए किसने, रजिया सुल्तान ने। उसके बाद में रजिया ने एक अबिसीनिया तुर्क था जमालुद्दीन याकूत को, ठीक है, जो एक तुर्क था, कौन, अबिसीनिया का एक तुर्क था जमालुद्दीन याकूत को। इस जमालुद्दीन याकूत पर काफी विरोध हुआ था, और जमालुद्दीन याकूत था ये रजिया सुल्तान के काफी करीब था, हर समय उसके साथ रहता था, और सेना के साथ में भी हर समय साथ रहता था, और जो दल था जो रजिया सुल्तान की देखभाल करता था उसमें भी ये साथ रहता था। और रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठने आते थे, घुड़सवार के बाद में जो राजगद्दी पर आती थी, दरबार में आती थी, जब भी साथ रहता। मतलब ऐसा है कि ज्यादातर ये इसके करीबी था, कौन, जमालुद्दीन याकूत, किस करीबी था, रजिया के करीबी। तो रजिया करीबी होने के बाद में रजिया ने इसको क्या कहा, इसको क्या बना दिया था, अफसाला का प्रधान अधिकारी, किसको, जमालुद्दीन याकूत को। और इसका विरोध किया वहां के अमीर लोगों ने, वहां के सैनिकों ने, क्योंकि ये इसको क्या मानते थे, ये गैर तुर्क मानते थे, किसको, जमालुद्दीन याकूत को ये गैर तुर्क मानते थे। और रजिया ने इसको क्यों बनाया अफसाला का प्रधान अधिकारी, क्योंकि जमालुद्दीन याकूत रजिया का काफी करीबी था, और कई अभियान में साथ भी गया था, और ज्यादातर ये करीब रहता था। इसे करीब करने के बाद में इसने ये रजिया सुल्तान ने इसको पद दिया अमीर आखुर। क्या पद दिया, अमीर आखुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर आखुर कौन था। ऑप्शन में दे देंगे आपके ऑप्शन में दे देंगे आपके जमालुद्दीन याकूत, पूरा नाम नहीं देंगे तो याकूत ऑप्शन में ए, उसके बाद में अल्तुनिया, उसके बाद में कबीर खां, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये, तो अमीर आखुर किसको बनाया था, रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को, और पद कौन था, अमीर आखुर, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, अमीर आखुर क्या था, तो अमीर आखुर क्या था, अफसाला का प्रधान अधिकारी। क्या था, अफसाला का प्रधान अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि रजिया ने किसे, एक अबिसीनिया तुर्क को क्या बनाया था, तो क्या बनाया था, नाम आ जाएगा जमालुद्दीन याकूत, और क्या बनाया था, अमीर आखुर या अफसाला का प्रधान अधिकारी। 4 क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ से 4 क्वेश्चन आते। तो रजिया ने जब पद बांटने चालू हो गए, क्योंकि वजीर पहले कौन था, मोहम्मद जुन्नी था, तो मोहम्मद जुन्नी डर के मारे भाग गया पंजाब उत्तरी क्षेत्र में। और वह के बाद में वजीर फिर कौन बना, वजीर बना था आपका अमीर आजिब। वजीर कौन बना, ख्वाजा मुजफ्फरुद्दीन, वजीर को नियुक्त किया। उसके बाद में अमीर आजिब को किसको नियुक्त किया, अमीर आजिब क्या होता था, शिष्टाचारी दरबार वाला, शिष्टाचारी दरबार में जो अधिकारी होते थे उसको अमीर हाजिब बोला था। उसमें किसको पद दिया उसका, अमीर हाजिब का, वो इख्तियारुद्दीन ऐदगिन को, किसको, इख्तियारुद्दीन ऐदगिन को। उसके बाद में कबीर खां को कहाँ गवर्नर बनाया, कबीर खां को लाहौर गवर्नर बनाया, और आपका ऐदगिन को कहाँ गवर्नर बनाया, ऐदगिन को बठिंडा गवर्नर बनाया। उसके बाद में ये पद, और उसके बाद में ये पद मिला किसको,
जमालुद्दीन याकूत को अमीर हाकुर और साला का प्रधान अधिकारी, अमीर हाजिब को पद मिला, ये पद मिल गया। उसके बाद में क्या होता है कि जो विद्रोह शांत करने के बाद में तो रजिया सुल्तान पदों के विवरण के बाद रजिया ने निरंकुशता पूर्वक शासन किया, मतलब निरंकुशता मतलब आराम से शासन किया, क्योंकि इसने पद भी बांट दिए और जो वहाँ का विद्रोह था वो भी दबा दिया। दबाने के बाद में, पद बांटने के बाद में इसने रजिया ने निरंकुशता पूर्वक शासन प्रारंभ किया। और उसके बाद में इसने क्या करा, बुर्का, क्योंकि उस टाइम पे इस्लाम में क्या था कि औरतें बुर्का में रहती थी दरबार में जितनी औरतें थी, जो क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो मुस्लिम और तुर्क थे, जितनी महिला थी सब वो बुर्का में रहती थी। तो सबसे पहले इसने क्या करा, बुर्का को त्याग कर, ठीक है, बुर्का को नहीं पहना इसने, उसको त्याग कर कोट पहना, ठीक है, जिसको कोट को क्या बोलते हैं, कूबा। कभी कभार ऑप्शन में कूबा नहीं होगा, कोट होगा, कोट नहीं होगा, कूबा होगा, ठीक है। कोट को क्या बोलते हैं, कूबा, इसके अरबी भाषा में, अलग भाषा में। तथा टोपी, टोपी को कुल्हार, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एग्जाम में देता है कुल्हा दे देगा, कोट दे देगा, उसके बाद में कूबा दे देगा या टोपी दे देगा। तो इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसका दूसरा नाम भी बोला। कोट को क्या बोलते हैं, कूबा, और टोपी क्या बोलते हैं, कुल्हा, ठीक है। धारण करके पुरुष के वेश में घोड़े पर सवार होकर दरबार में आने लगी, ठीक है। इसने बुर्का त्याग दिया, ठीक है। बुर्का त्यागने के बाद में ये कोट पहनकर और टोपी लगाकर धारण कर कर और पुरुष की वेशभूषा में आने के बाद में ये घोड़े पर बैठकर दरबार में आने लगी। उसके बाद में रजिया ने अमीरों के परामर्श के लिए भेजा, ठीक है। रजिया ने एक अभियान चलाया था जो आपका 1238 ईस्वी में रणथंभौर अभियान था, जिसमें रजिया की सफलता नहीं मिली और बिना परामर्श, बिना अनुमति के, बिना परामर्श से किसके, अमीरों के, क्योंकि उस टाइम पे अमीरों ही युद्ध में जाते थे और अमीरों का उसमें महत्वाकांक्षा था और अमीर लोगों की का ही राजस्व था उस टाइम, क्योंकि शमसुद्दीन के बाद में ही अमीरों का ही ज्यादा, जो अमीर कहते थे और वही होता था, वही शासन दिल्ली के शासन पर बैठता था। और इसलिए क्योंकि वो 40 दल था, वो काफी शक्तिशाली था, अभियान युद्ध में माहिर था, बुद्धिमानी भी थे। तो इसलिए सबसे पहले जो रजिया सुल्तान बनी, सबसे पहले रजिया सुल्तान ने, क्योंकि उससे पहले भी अमीरों का दमन करने के चक्कर में जो शाह तुर्कान थी, जो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी, उसने भी अमीरों को दमन करने के लिए, अमीरों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र चलाया, पर वो सफल नहीं हो पाई, ठीक है। उसकी हत्या और उसके लड़के की हत्या कर दी थी अमीरों ने, मतलब रजिया सुल्तान ने। उसके बाद में फिर यही रणनीति अपनाई रजिया सुल्तान ने, ठीक है, यही रणनीति रजिया ने, क्योंकि रजिया ने ये मानने के नाम ना उन्होंने आपस में फूट डाल दी, क्योंकि रजिया मार नहीं सकती थी, क्योंकि वो शक्तिशाली बुद्धिमान भी थे। तो इसने क्या सोचा, इसमें फूट डालने के बाद में ये आपस में फूट डाल दी रजिया ने, तो आपस में वो अलग अलग हो गए, जिससे कि सबसे ज्यादा जो उसमें बलमन भी था और उसमें आपका मोहम्मद जुनैद जो वजीर था, तो जो विरोधी थे, तो विरोधी में आपस में फूट डालने के बाद वो अलग अलग हो गए, जिससे डर के मारे अलग अलग वो भय के कारण भाग गए, रजिया सुल्तान के भय के कारण भाग गए। तो उसी में ही इसने वजीर का भी पद नियुक्त किया। उसके बाद में आपका अमीर हाजिब का भी पद नियुक्त किया, जो दरबार में शिष्टाचारी का अधिकारी होता था, अमीर हाजिब। और उसके बाद में अमीर हाकुर का भी पद का, जो अस्साला का प्रधान अधिकारी था, जिसको जमालुद्दीन याकूत, और जमालुद्दीन याकूत के ऊपर ऑप्शन उठाया। और ऑप्शन उठाने के बाद में वो लोग, अमीर लोग क्या मानते थे, इसको गैर तुर्क मानते थे, इसलिए वो उन्होंने ऑप्शन उठाया। उसके बाद में जब पद वितरण हो गए, पद रजिया सुल्तान ने बांट दिए और शासन शांत हो गया, विरोध भी शांत हो गया, तो उसके बाद में रजिया सुल्तान पदों के विवरण के बाद में रजिया ने निरंकुशता पूर्वक शासन प्रारंभ किया, मतलब आराम से शासन चालू कर दिया। उसके बाद में उसने बुर्का को त्याग कर क्या, कोट पहना, जिसको कूबा बोला जाता है, तथा टोपी पहनी, जिसको कुल्हा का धारण कर कर पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर दरबार में आने लगी, ठीक है। और रजिया ने अमीरों के बिना परामर्श के एक आक्रमण किया था, रणथंभौर आक्रमण किया था, अभियान किया था 1238 ईस्वी में। ये सफल नहीं हुआ था और इसके साथ में कौन था, वो यही था, जमालुद्दीन याकूत भी था, ठीक है, जमालुद्दीन याकूत था, पर ये अभियान सफल नहीं हो पाया था। तो वो किसके परामर्श को, पहले परामर्श था अमीरों से परामर्श किया था जब अभियान चलता था, और इसने बिना अमीरों के इस पर आक्रमण कर दिया रथों पर ये असफल रहा 1238 ईस्वी में। उसके बाद में अपनी घोर उपेक्षा से परेशान होकर रजिया को राजगद्दी से हटाने के लिए, ठीक है,
जब काफी परेशान हो गए अमीर लोग रजिया से, तो रजिया को राजगद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्रकारी कौन कौन थे आपके, कौन कौन थे, एदगिन था, कबीर खां था और एल्तोनिया था। ठीक है, ये षड्यंत्रकारी थे किसको हटाने गद्दी से, रजिया सुल्तान को हटाने गद्दी से। और ये षड्यंत्रकारी कौन थे, ये भी तुर्क थे। ठीक है, षड्यंत्रकारी तुर्क सरदार थे, कौन कौन, एदगिन, कबीर खां। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजगद्दी से हटाने के लिए दो जो षड्यंत्रकारी तुर्क सरदार कौन कौन थे, एदगिन और कबीर खां और एल्तोनिया। और एदगिन जो पीछे आपका एदगिन अमीर हाजिब, उसके बाद में कबीर खां बनाया था आपका, पहले लाहौर का गवर्नर बनाया था, अख्तादार बनाया था। और आपका एल्तोनिया ये कहाँ का अख्तादार बनाया था, ये क्या बनाया था, ये बनाया था इसने अमीर हाजिब। ठीक है, अमीर हाजिब किसको बनाया था, एल्तोनिया को। ठीक है, अमीर हाजिब किसको बनाया था, एल्तोनिया को। जो अमीर हाजिब क्या होता था, अमीर हाजिब होता था शिष्टाचार बनाने वाला अधिकारी होता था। किसको बनाया था, एल्तोनिया को। क्योंकि ये जो पद दिए थे, जो विरोधी में बताया था पीछे, जो पद दिए यही विरोधी लास्ट में आके करते हैं। क्योंकि एल्तोनिया को अमीर हाजिब जो दरबार में शिष्टाचारी बारबारी दरबारी में शिष्टाचारी होते अधिकारी होता था, ये अधिकारी पद किसको दिया, अमीर हाजिब को, एल्तोनिया को। और कबीर खां गवर्नर अख्तादार कहाँ का बनाया, ये आपका लाहौर को बनाया। और एदगिन को कहाँ का, एदगिन को पहले, क्योंकि एदगिन पहले बदायूं का अख्तादार भी था। ठीक है, एदगिन रजिया सुल्तान ने बदायूं का अख्तादार भी था एदगिन। और एदगिन ये भटिंडा का, ये एल्तोनिया भटिंडा का गवर्नर, क्योंकि एल्तोनिया भटिंडा का गवर्नर भी था। और आपका एदगिन ये अमीर हाजिब। ठीक है, एदगिन भी अमीर हाजिब और भटिंडा का गवर्नर भी था। उसके बाद में भटिंडा गवर्नर, उसके बाद में क्या होता है, ये षड्यंत्रकारी तुर्क थे, ये हो जाते हैं। और एदगिन, कबीर खां, एल्तोनिया। ठीक है, ये षड्यंत्रकारी तुर्क सरदार होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कबीर खां और एल्तोनिया एक साथ विद्रोह करने का योजना बनाते हैं। ठीक, कौन कौन, कबीर खां और एल्तोनिया एक साथ विद्रोह करने का योजना बनाते हैं, पर एक साथ विद्रोह नहीं कर पाते। पहले विद्रोह कौन कर देता है, कबीर खां। ठीक है, जो कबीर खां विद्रोह कर देता है, जो कबीर खां कौन था, लाहौर का अख्तादार गवर्नर था, जो रजिया सुल्तान ने बनाया था। उसके बाद में क्या होता है, इस विद्रोह को रजिया सुल्तान दबा देती है। इसके विद्रोह को, कबीर खां के विद्रोह को दबाने के बाद में, जो रजिया सुल्तान इस विद्रोह को दबाने के बाद में ये कबीर खां को कहाँ भेज देती है, मुल्तान भेज देती है। किसको, कबीर खां को। और कौन भेजता है, मतलब पहले लाहौर गवर्नर रहता है कबीर खां, फिर रजिया सुल्तान कहाँ भेज देती है, मुल्तान भेज दिया। उसी के ठीक 15 दिन बाद ही एल्तोनिया एक विद्रोह करता है फिर, क्योंकि कबीर खां और एल्तोनिया एक साथ विद्रोह योजना बनाते हैं, पर एक साथ विद्रोह नहीं हो पाता। और पहले विद्रोह कबीर खां चालू कर देता है, जिससे कि रजिया सुल्तान उस विरोध को दबा देती है और लाहौर से कबीर खां को भेज देती है मुल्तान। उसके ठीक 15 दिन बाद ही एल्तोनिया विद्रोह करता है। और विद्रोह करने के बाद में 15 दिन बाद विद्रोह करने के बाद में, इस विद्रोह को दबाने के साथ में रजिया सुल्तान के साथ साथ जो जमालुद्दीन याकूत ये जाता है, और आपका एल्तोनिया की सेना होती है, वो किसकी हत्या कर देती है, जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर देती है। किसकी हत्या, जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर देती है। इसके विरोध जो ये जमालुद्दीन याकूत और रजिया सुल्ताना जो जाती हैं किसका विरोध दबाने के लिए, एल्तोनिया का विरोध दबाने के लिए, तो इसमें रास्ते में ही आक्रमण होता है रजिया सुल्तान पे। और जमालुद्दीन याकूत जो आमिर आखिर होता है, अफसाला का अधिकारी होता है, प्रधान अधिकारी, तो इसमें वहाँ की सेना होती है एल्तोनिया की, ये किसकी हत्या कर देती है, जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर देती है। और रजिया सुल्ताना को वहाँ की सेना बंदी बना लेती है। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लें, रजिया ने एक अरसेनिया तुर्क जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अफसाला का प्रधान अधिकारी बनाती है। पदों के विवरण के बाद रजिया ने निरुष्कृतापूर्वक शासन प्रारंभ किया। बुर्का त्याग कर कोट कुबा तथा टोपी कूला धारण करके पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर दरबार में आने लगती है। और रजिया ने अमीरों के परामर्श लिए बिना 1238 ईस्वी में रणथंभौर अभियान किया, जो असफल अभियान होता है।
उसके बाद में अपनी घोर अपेक्षा से परेशान होकर रजिया को राजगद्दी से हटाने का षड्यंत्रकारी तुर्क सरदार करते हैं, जिनमें से ऐदगीर, कबीर खां, एल्तुनिया प्रमुख होते हैं। और कबीर खां और एल्तुनिया एक साथ विद्रोह करने की योजना बनाते हैं, परंतु विद्रोह नहीं होता। और उसमें पहले विद्रोह करता है कबीर खां, और इस कबीर खां का विद्रोह को दबा देते हैं रजिया दबा देती है, जिससे कि लाहौर से रजिया कहाँ भेज देती है कबीर खां को, मुल्तान भेज देती है। ठीक उसके 15 दिन बाद एल्तुनिया विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जमालुद्दीन याकुत रजिया जाती है, और जिससे कि एल्तुनिया के सैनिक होते हैं, वो जमालुद्दीन याकुत की हत्या कर देते हैं और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान को बंदी बना लेते हैं।